द सुपर माफिया बॉस। अध्याय 1। मैटलैंड सेंट्रल जेल। सुबह 8:30 बजे जेल के गेट खुले और एक कैदी बाहर आया, जहां उसका वकील पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। एबी जेल के बाहर खड़ी थी, अपनी लेक्सस S350 कार से टिके हुए, हाथों को सीने पर बांधकर मोबाइल पर अपने मंगेतर से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। एबी एक खूबसूरत युवती थी, दिल के आकार जैसा चेहरा, भूरे नयन, तेज नुकीली नाक जैसे कोई पेंसिल को तेज धार दी गई हो, और होंठ पतले पत्ते जैसे। उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के बावजूद उसके होंठ उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। लोग उन्हें आकर्षक पाते और मानते कि वे असाधारण सुख देने के लिए बने हैं। वह लगभग 30 मिनट से अपने मुवक्किल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसी दिन उसे जेल से रिहा किया जाना है। एबी ने सुबह सुबह ही वहां पहुंचने की ठान ली थी, ताकि उसे जेल से निकलते ही अकेला न छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह इकलौता बेटा था और उसकी मां बीमार थी। आखिर ये लोग उसे बाहर आने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? एबी ने घड़ी देखते हुए बड़बड़ाया। सौभाग्य से वह छांव में खड़ी थी, क्योंकि जेल की पार्किंग धूप से ढकी हुई थी। एक बेहतरीन महिला होने के अलावा एबी बेहद दयालु भी थी। अपने मुवक्किलों की परवाह करना उसका कर्तव्य था, चाहे वे कोई भी हों। जब तक उनमें बदलने की इच्छा होती, एबी उन्हें संभालने के लिए हर संभव प्रयास करती। अपनी कार से टिककर खड़े खड़े उसने याद किया कि उसने पहली बार अपने मुवक्किल से कैसे मुलाकात की थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फ्लैशबैक। गार्ड्स ने जेल का गेट खोला और एबी भीतर जाकर बेंच पर बैठ गई, अपने क्लाइंट से मिलने का इंतजार करते हुए। जैसे ही उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जिसे वह बचाने आई थी, एबी ठिठक गई। वह बेहद आकर्षक था, मजबूत शरीर, घनी दाढ़ी, बिल्कुल किसी अर्ध देवता की तरह। वह उसे देखते हुए गलियारे से एबी के सामने आया। नजदीक पहुंचते ही एबी खड़ी हो गई और हाथ बढ़ाते हुए बोली, मेरा नाम बैरिस्टर एबी विलियम्स है। मैं आपकी वकील रहूंगी। आपको जिन अपराधों में दोषी ठहराया गया है, उनके लिए आप निजी वकील नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको अदालत में प्रतिनिधित्व दूंगी। वह मुस्कुराई ताकि सामने वाला सहज महसूस करे। मुझे उम्मीद है कि आप मिस्टर वॉरेन गाजिया हैं, मेरे क्लाइंट। लेकिन वॉरेन ने उसका हाथ नजरअंदाज कर दिया और घमंडी लहजे में पूछा, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। एबी ने गुस्सा दबाते हुए कहा, फिर भी मैं आपका केस लड़ूंगी। मुझे आपसे सारी जानकारी चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ और आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं। उसने ब्रीफकेस से दस्तावेज निकाले और नोट करने को तैयार हुई, लेकिन वॉरेन चुप ही बैठा रहा, मानो कुछ कहना ही नहीं चाहता हो। उसका ये रवैया देखकर एबी गुस्से से भर गई। उसने ब्रीफकेस और बैग उठाए और जाते जाते कहा, अपने लिए कोई और वकील ढूंढ लीजिए। मैं इस तरह का घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही वह जाने लगी, वॉरेन की आवाज अचानक नर्म हो गई। माफ कीजिए मिस विलियम्स, मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। बस मुझे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। जो पहले आए उन्होंने दिखावा किया कि वे मेरी मदद करेंगे, पर किसी ने सच में कुछ नहीं किया। एबी उसके शब्दों पर रुक गई और पलटकर उसे देखने लगी। वॉरेन ने ईमानदारी से कहा, आप अलग लगती हैं। अगर आप मेरा केस नहीं लेना चाहती तो मैं समझ सकता हूं। एबी का मानवीय दिल पिघल गया। वह वापस बेंच पर बैठ गई और वॉरेन से सामने बैठकर बोली, ठीक है, मुझे बताएं। उसने अपना छोटा सा नोटबुक निकाला और तैयार हो गई। वॉरेन ने गहरी सांस ली, जैसे लंबे समय बाद कोई बोझ उतर गया हो। फिर धीरे से बोला, तो आप जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूं और यहां कैसे पहुंचा? उसके शब्दों में दर्द झलक रहा था। एबी को महसूस हुआ कि वॉरेन टूटा हुआ है, पर अब खुलकर बोलने के लिए तैयार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एबी को यह महसूस हुआ कि वह उसके बारे में गलत थी। जिस तरह का दबंग और हावी इंसान वॉरेन बनने का नाटक कर रहा था, वह दरअसल उसकी असली पहचान नहीं थी। उसके भीतर एक भावुक इंसान छिपा हुआ था। उसने जेल की दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा, ठीक 9:30 बज रहे थे। वह समझ गई कि उसने अपना काफी समय उसकी अकड़ और बनावटी व्यवहार पर बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब जितना समय बचा है उसमें उसे काम निकालना ही होगा, ताकि ऐसा न लगे कि वह बेकार ही यहाँ आई थी। एबी ने दोबारा ध्यान सामने रखी फाइलों पर जमाया। उसने पिछले कुछ दिनों से यह सारी फाइलें पढ़ी थी, ताकि वह समझ सके कि वॉरेन की गिरफ्तारी किस कारण हुई और उसके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हैं। अब जब वह सीधे उससे सवाल कर रही थी, तो उसके हाव भावों पर नजर रख रही थी। वॉरेन पर हमला, डकैती, धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश जैसे मामले दर्ज थे। एबी ने गंभीर स्वर में पूछा, इन सब आरोपों पर तुम्हारा क्या कहना है?
अपना नाम साफ करने के लिए क्या कहना चाहोगे? वॉरेन ने एबी की आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोला, मैं वह सब हो सकता हूं जो उन्होंने कहा है, लेकिन ये कहना कि मैंने किसी की जान लेने की कोशिश की, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये कहकर उसने नजरें झुका ली। एबी को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने अब तक किसी भी मुवक्किल के साथ महसूस नहीं किया था। उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया था, लेकिन कोई बहाना नहीं बनाया। उसकी सच्चाई अनोखी थी। एबी के अनुभव में ये पहचानना मुश्किल नहीं था कि कोई सच बोल रहा है या सिर्फ सजा से बचने की कोशिश कर रहा है। एबी ने अगला सवाल दागा, और यहाँ लिखा है कि तुम मैटलैंड की एक माफिया गैंग के बॉस हो। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? वॉरेन इस आरोप पर भड़क उठा। उसने पलटकर पूछा, अगर सच में मैं किसी माफिया गैंग का बॉस होता तो क्या आज 1 साल से इस जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता? उसके जवाब से एबी समझ गई कि उसका क्लाइंट चालाक है। उसे संभालने के लिए एबी को और मजबूत बनना होगा। वॉरेन हर शब्द बड़ी सावधानी से बोल रहा था, और यही उसकी ताकत थी। एबी ने सीधे पूछा, बताओ, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तुमने ये सब क्यों किया? वॉरेन ने एबी को भरोसेमंद नहीं समझा। उसकी कम उम्र और मासूम शक्ल देखकर उसने उसे हल्के में ले लिया। फिर भी उसने कहा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ था जब ये घटना हुई। वे इसकी गवाही दे सकते हैं। उसकी बात सही थी। कुछ गवाह भी मौजूद थे जो उसके साथ होने का दावा करते थे, लेकिन समस्या ये थी कि उन गवाहों का रिकॉर्ड भी आपराधिक था और उनमें से कई कोर्ट में गवाही देने ही नहीं पहुंचे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज उसे वारदात की जगह पर दिखा रहा था। एबी ने बातचीत का रुख बदलते हुए पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कितने भाई बहन हैं? वॉरेन ने झुंझलाकर पूछा कि वह ये सब क्यों जानना चाहती है। एबी ने समझाया, हाँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ फाइल में लिखा है, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मुझसे वैसे बात करो जैसे किसी दोस्त से करते हो। एबी ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे पता है कि तुम इकलौते बेटे हो और अपनी माँ के साथ जोश स्ट्रीट पर रहते हो। वह बीमार है और तुम्हें यहाँ मिलने भी नहीं आ सकती। वॉरेन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें तो पहले से ही सब पता है, फिर और क्या बताना बचा है? एबी को यकीन था कि वॉरेन कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसकी सख्त परत तोड़ना आसान नहीं था। उसने नर्म स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, हम सब कुछ और कुछ भी बात कर सकते हैं। तुम्हें बस खुलकर बताना है। आखिरकार उसने अपना सबसे मजबूत हथियार इस्तेमाल किया। सोचो, तुम्हारी माँ अकेले तुम्हारी चिंता में कितनी परेशान होंगी। वह चाहती होंगी कि तुम जल्दी सही रास्ते पर आओ। क्या तुम उनके बारे में नहीं सोचते? एबी जानती थी कि बाकी वकील सिर्फ अपने काम की औपचारिकता निभाते थे, लेकिन उसने वॉरेन की फाइल में उन छोटी छोटी बातों को भी नोट किया था जिन्हें दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन एबी को अपने काम से मोहब्बत थी। उसकी आंखों में वह जुनून साफ झलक रहा था। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि सबसे सख्त समुद्री डाकू भी बदल जाए। वॉरेन ने तय कर लिया था कि वह उसके सवालों के जवाब देगा, खासकर जब उसने उसकी मां का जिक्र इस तरह किया जैसे वह उसे जानती हो। उसे महसूस हुआ कि एबी उसकी मां की सच्ची चिंता कर रही है। हाँ, मैं अपनी मां के साथ ही रहता हूं जैसा कि तुमने कहा था, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सिर्फ उनकी भलाई के लिए है, उसने अपनी भावनाएं बाहर निकालते हुए कहा। एबी ने उसकी आवाज और मूड में बदलाव देखा और समझ गई कि उसकी मां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वही वजह है कि वह सब कुछ सह रहा है। तुम मुझे उस दिन के बारे में सब कुछ बता सकते हो, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगी, एबी ने गंभीरता से कहा। वॉरेन ने उसे अपने बचपन, अपने मोहल्ले और उन कठिन हालातों के बारे में बताया जहां न तो स्कूल की सुविधा थी और न ही जीवन जीने का कोई आसान रास्ता। छोटी उम्र में ही उसे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूर होकर उसे और उसके दोस्तों को सड़कों पर उतरकर अपना गुजारा करना पड़ा। ये सब सुनकर एबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मजबूती दिखाते हुए उन्हें रोका ताकि सामने वाला उसे कमजोर न समझ ले। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा केस 1 साल बाद सुना गया, लेकिन अगर तुम वादा करो कि बदल जाओगे, तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वॉरेन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, इतनी सुंदर, समझदार और अमीर औरत मेरे जैसे बदमाश पर कैसे यकीन कर सकती है? मगर एबी के भरोसे ने ही उसे बदलने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद जेल के दरवाजे फिर खुले और वॉरेन आजाद होकर बाहर आया। एबी वहां मौजूद थी।
वॉरेन ने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। एबी शर्मा गई, मगर उसने उसे माफ कर दिया। वॉरेन ने कहा कि वह सबसे पहले अपनी मां से मिलने घर जाएगा। एबी ने उसे बस अड्डे तक छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में दोनों की बातचीत से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। एबी ने उसे अटॉर्नी की जगह सिर्फ एबी कहने को कहा। जब वह बस अड्डे पहुंचे तो एबी ने उसे पैसे देने चाहे ताकि वह टैक्सी से घर जा सके। वॉरेन ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर उसकी नाराजगी से बचने के लिए पैसे ले लिए। एबी मजाक में बोली, अगर लौटाना ही है तो मुझे अनानास का जूस पिलाकर लौटा देना। वॉरेन उसकी सादगी और मजाकिया स्वभाव से प्रभावित हुआ, लेकिन तभी वॉरेन ने कुछ गुंडों को देखा और एबी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। एबी समझ गई और वहां से निकल गई। वॉरेन मुस्कुराते हुए बोला, वह सच में एक अच्छी औरत है। इधर एबी अपनी मां के घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसकी सगाईशुदा साथी बर्नार्ड का फोन आया। दोनों ने थोड़ी देर बात की और शाम को होने वाले चैरिटी इवेंट के बारे में चर्चा की। एबी की मां, मिसेज विलियम्स, सालों से चैरिटी संस्थान चला रही थीं। पति और बेटे की हत्या के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की, बल्कि अपनी बेटी को बड़ा किया, जो अब पूरे के आइलैंड की सबसे मशहूर वकील थी। अपने घर के पास पहुंचते ही एबी को अपने पिता और भाई की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बुदबुदाया, पापा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। उनकी हत्या करने वाले कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन एबी ने ठान लिया था कि वह दूसरों को अपराधियों से बचाएगी। वह मां को बाहों में उठाकर बोला कि उसने उन्हें बहुत याद किया है और अब वह दिन रात उनके साथ रहना चाहता है। उसने ठान लिया था कि जिंदगी ने जो दूसरा मौका उसे दिया है, उसका सही इस्तेमाल करेगा। मां ने मुस्कुराकर कहा कि अगर उसका इरादा सच्चा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां जानती थी कि वॉरेन अपने परिवार से कितना प्यार करता है, इवन जब वे अब इस दुनिया में नहीं थे, तब भी वह उन्हें दिल से याद करता था। इसी बीच दूसरी तरफ एबी अपनी मां को दिलासा दे रही थी। उसकी मां रोते हुए बोली, कई साल हो गए जब उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। एबी ने गहरी सांस लेकर अपनी मां को समझाया, मां, वे अब बेहतर जगह पर हैं। वे ऊपर से आपको देख रहे हैं और यही चाहेंगे कि आप उन्हें याद करके यूं आंसू न बहाएं। अपनी बेटी की बाहों से सिर उठाते हुए मां ने पूछा, ये दर्द कब जाएगा? एबी ने उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, दर्द तभी जाएगा मां, जब आप मान लेंगी कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं और अतीत से आगे बढ़ना सीखेगी। उसका जवाब सीधा सादा था। वह अपनी मां से बेहद प्यार करती थी और उसे बहुत तकलीफ होती थी जब वह उन्हें बार बार रोते हुए देखती। मां ने अपनी बेटी की ओर देखकर कहा, आज मेरे लिए और हजारों बच्चों के लिए एक और बड़ा दिन है। मुझे उनके लिए मजबूत बनना होगा। एबी को खुशी हुई कि उसकी मां फिर से वही मजबूत और साहसी औरत बन रही थी, जिनसे उसने खुद हुनर सीखा था। उसने अपनी मां से कहा कि वह इस कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाए, जो कुछ ही घंटों में होने वाला था, और उसने वादा किया कि वह स्टाइलिस्ट को बुला लेगी ताकि मां को अच्छे से तैयार किया जा सके। मिसेज विलियम्स ने अपनी बेटी की दयालुता की सराहना करते हुए कहा कि उसके पिता को उस पर गर्व होता कि वह कितनी अच्छी लड़की बन गई है। एबी ने अपनी मां को गले लगाया और प्यार से चूमा, फिर कमरे से निकलकर नीचे चली गई मेलानी से मिलने। उसी पल उसे वॉरेन का मुस्कुराता चेहरा याद आया जब वह जेल से रिहा हुआ था। उधर वॉरेन अपने कमरे में दाखिल हुआ। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने 1 साल पहले छोड़ा था, बस अब वह साफ सुथरा था। उसकी मां कभी कभी सफाई कर देती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा जेल से छूटकर वापस आएगा। अपनी दीवारों पर टंगे चित्रों और पोस्टरों को देखते हुए वह मुस्कुराया और खुले हाथों के साथ बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके होठों से बुदबुदाहट निकली, आखिरकार मैं आजाद हूँ। वह खुशी जो उसके दिल में थी, उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह ईमानदार जिंदगी जिएगा और अपने पुराने बॉस से कोई नाता नहीं रखेगा। जेल की सजा उसके लिए पर्याप्त सबक थी। वो उठकर बाथरूम चला गया ताकि नहा सके, कपड़े बदल सके और अपनी मां के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा सके, जिसका उसने सालों तक इंतजार किया था। कपड़े उतारते हुए बाथरूम की दीवारों को छूकर और उन्हें चूमते हुए बोला, मैंने तुम सबको बहुत याद किया। ये साफ था कि उसने अपने सबक सीख लिए थे और अब उसे एहसास हो रहा था कि आज़ादी का स्वाद कितना मीठा होता है। शॉवर चालू करते ही ठंडे पानी की धार उसके सिर पर और पूरे बदन पर बहने लगी। इस बार उसे जल्दी नहाने की कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे जेल में करनी पड़ती थी। वह आराम से नहा रहा था, अपने शरीर से जेल की सारी धूल और गंदगी धोते हुए।
ये स्नान करने के बाद मैं एकदम नया महसूस करूंगा, जैसे यह मेरे लिए और मेरी जिंदगी के हर मायने के लिए एक नई शुरुआत होगी। वॉरेन ने ये कहते हुए अपने विचारों को फिर से अपनी वकील एटॉर्नी की ओर मोड़ा। इस बार वह उसके खूबसूरत चेहरे और प्यारी मुस्कान की कल्पना में खो गया, जिससे वह उसके सामने किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुरा बैठा था। शॉवर के नीचे खुद को हल्का सा थप्पड़ मारते हुए वह होश में आया और मन ही मन बोला कि उसके जैसी लड़की कभी भी किसी पूर्व कैदी, ऊपर से गरीब आदमी, से कुछ लेना देना नहीं रखेगी। शरीर धोकर उसने तौलिया उठाया और अपने आप को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकल आया। उधर एबी ने अपना गिलास चुकंदर का जूस खत्म कर लिया और संतुष्ट होकर मुंह चाटते हुए और मांग लिया, जानती हो मेलानी, तुम्हारे पास फलों के रस की सबसे बेहतरीन रेसिपी है, एबी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मालकिन की इस बात से मेलानी शर्मा गई और सिर झुकाकर आभार जताया। एबी सबके साथ दोस्ताना बर्ताव करती थी। तभी जब वह मेलानी के साथ बातें कर रही थी, उसका फोन बज उठा। फोन निकाला तो देखा कि कॉल जिमी लेसेक की थी, उसका बॉयफ्रेंड और काम का साथी। जिमी कॉलेज के दिनों से ही एबी का सबसे अच्छा दोस्त रहा था, हमेशा उसके साथ रहा और साथ ही यह भी कि वह भी एक वकील है। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और उनका एक ही सचिव था। गिलास नीचे रखकर कॉल उठाते हुए एबी ने कहा, अब बताओ और क्या कहना है तुम्हें, सिवाय इसके कि मेरी जिंदगी को ऊपर नीचे करके रख दो। फोन के दूसरी तरफ जिमी जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, मेरी छोटी एबी, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। उसकी हंसी के साथ साथ चबाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। एबी ने तुरंत जवाब दिया, और मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकती, मेरे स्वामी, और मेरी शांत जिंदगी को सताने के लिए बनी हुई अजीब प्रजाति। दोनों जोर से हंस पड़े। एबी अपने दोस्त से बात करके बहुत खुश थी। अगर उसने कॉल नहीं किया होता तो शायद एबी खुद उसे कॉल करती, क्योंकि दोनों हमेशा किसी न किसी बहाने से जुड़े रहते थे, चाहे काम की वजह से हो या फिर एबी और बर्नार्ड के बीच की किसी तकरार के कारण। फिर से गिलास उठाकर जूस पीते हुए उसने जिमी से पूछा कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है, और साथ ही उसे याद दिलाया कि कहीं वह चैरिटी इवेंट को तो नहीं भूल गया। जिमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मंगेतर के साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा एबी, क्योंकि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। यह ऐसी बात थी जो एबी कभी समझ नहीं पाए कि बर्नार्ड और जिमी के बीच इतनी नफरत क्यों थी। लेकिन उसे एक बात पक्की पता थी कि जिमी कभी भी किसी से यूं ही दूरी नहीं बना लेता, जब तक कि उस व्यक्ति के आसपास कुछ नकारात्मक बातें न हो। यह उसकी एक प्राकृतिक आदत थी। एबी ने जिमी से कहा कि देर मत करना, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम में समय से पहले पहुंचना है ताकि मां मेहमानों का स्वागत कर सके। उसने ये भी जोर दिया कि आज उसे उसका ड्राइवर बनना होगा, क्योंकि वह अपनी गाड़ी इवेंट में नहीं ले जाएगी।